कंपाउंडिंग का खासियत क्या है कि इनिशियल ईयर्स में इट्स अ वेरी फ्लैट कर्व, लेकिन वो जो हॉकी स्टिक जे कर्व ग्रोथ है वो आता है 10-15 साल के बाद। नहीं तो लाइफ में सही बात कैसे पता लगता है? अल्टीमेटली वी ऑल आर डूइंग गेस वर्क, नो, कि शायद ये सही वर्क कर जाए मेरे लिए। तो हाउ डू आई रीच दैट स्टेज ऑफ कि ये मेरा सही बात है? अब मैं इन्वेस्टिंग जर्नी में जाना चाहता हूँ, तो मुझे टेक्निकल नॉलेज भी बहुत चाहिए, राइट? करेक्ट। और मुझे नॉन टेक्निकल नॉलेज विच विल बिल्ड माई माइंडसेट वो भी चाहिए। तो उस जर्नी में उतरने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करिए। ये सब से आप अगर इतना कंटेंट पढ़ लेंगे ना, मैं आपको विश्वास के संग कह सकता हूँ, you'll be in the top 1% ऑफ इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डज नॉट काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस रिपीट करता हूँ। इन द स्टॉक मार्केट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डज नॉट काउंट। ये ओलंपिक्स नहीं है। यहाँ पे जितना सिंपल आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस होगा उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी और चांसेस होंगे आपके पैसे बनने के। तो कीप थिंग्स सिंपल। तो ये तो मल्टी बैगर नहीं हुए, ये तो वही स्टडी ग्रोथ वाले हो गए। तो मल्टी बैगर कैसे आइडेंटिफाई होते हैं इस सिनेरियो में? क्योंकि कोई मल्टी बैगर होगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू थोड़ा बहुत रहेगा। टिपिकली मैंने देखा है कि जब मैनेजमेंट में कोई मेजर चेंज होता है उसके बाद स्टॉक में भयंकर रीडिंग होती है। जैसे कई एग्जांपल्स है, स्पेशली जब नेक्स्ट जनरेशन आता है विच इज़ वेरी डिफरेंट देन दी ओल्डर जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन सही तरीके से काम करने में बिलीव करता है। करेक्ट। वेलकम बैक दोस्तों टू फेस का मेन वीडियो, जहां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं गौतम बैद के साथ। हेलो गौतम। हेलो विवेक। वेलकम बैक। सो गौतम जी के बारे में हमने जाना कल के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक दे दूंगा, जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कुछ ना हो, स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। एंड व्हाट यू हैव डन फ्रॉम कैलकाटा टू योर बिजनेस स्कूल एंड देन CFA, देन US, वर्किंग देयर, वो क्या कहते हैं, कौन सा नाइट शिफ्ट जिसको आप क्या कहते हैं? फ्रंट डेस्क होटल क्लर्क एट होटल। ओह माय गॉड, वो जो था एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरे यार कि कितना इंस्पायरिंग जर्नी है। तो कुछ नहीं तो इंस्पिरेशन के लिए वो वीडियो देखिएगा ज़रूर और जानिएगा गौतम के बारे में। और आज हम लोग बात करने वाले गौतम से, बड़ा पैसा कैसे बनाते हैं शेयर बाज़ार से, वैल्यू इन्वेस्टर कैसे बने शेयर बाज़ार से, कंपाउंडिंग कैसे करें अपने अंदर में, सब कुछ बात करने वाला हूँ मैं। तो आप कुछ भी छिपाइएगा मत, खुल के बताइएगा। एब्सोल्युटली। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं कि कंपाउंडिंग जो आपने कवर किया है इसमें, आई हैव नॉट सीन मेनी पीपल जो कंपाउंडिंग को एक क्यूमुलेटिवली एक बुक में इस तरह से जिसने कवर किया हो। कि यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ कंपाउंडिंग एंड यू आर देन टेकिंग दैट टू इन्वेस्टिंग जर्नी। तो फॉर अ सीरियस इन्वेस्टर जो बड़ा पैसा बनाना चाहता है, कंपाउंडिंग, फॉरगेट अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हमने पढ़ा है, कंपाउंडिंग को आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे सीरियस इन्वेस्टर बनना है तो मैं अब कैसे अपने अंदर में कंपाउंडिंग को इम्बाइब करूं? देखिए, कंपाउंडिंग का सिंपल मीनिंग ये है दैट स्मॉल एफर्ट्स एड अप टू लार्ज इम्पैक्टफुल थिंग्स ओवर टाइम। दैट्स सिंपली व्हाट कंपाउंडिंग मीन्स। और अगर आप कंपाउंडिंग का इक्वेशन को देखिए, उसमें क्या बताते हैं, फाइनल अमाउंट इक्वल्स टू स्टार्टिंग अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर टाइम, राइट? यहाँ पे पूरे इक्वेशन में क्या चीज है जो एक्सपोनेंट में है, टाइम, राइट? तो अगर आपको कंपाउंडिंग का एक्सपोनेंशियल पावर को हार्नेस करना है इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, पैसा तो बस एक पार्ट है। आपको नॉलेज में, अपने हेल्थ में, अपने हैबिट्स में, अपने गुडविल में, अपने सोच में, इन सब एरियाज में अगर कंपाउंडिंग का पावर एक्सपीरियंस करना है तो आपको बस डायरेक्शनली करेक्ट होना है। यू जस्ट हैव टू बी डायरेक्शनली करेक्ट, and then once you are walking in the right direction, all that you need to do is keep on walking. That is all that compounding means, कि सही दिशा पकड़िए और उसके बाद उस रास्ते में बस चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। और एंड ओवर डेकेड्स कंपाउंडिंग का खासियत क्या है कि इनिशियल ईयर्स में इट्स अ वेरी फ्लैट कर्व, लेकिन वो जो हॉकी स्टिक जे कर्व ग्रोथ है वो आता है 10-15 साल के बाद। तो वो बहुत सारे लोग इनिशियल ईयर्स में, मैं किताब में मेंशन भी करता हूँ, उसको मैं बुलाता हूँ वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। कि फर्स्ट 10 साल में आपको लगेगा भी कुछ हो नहीं रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, इट्स टू स्लो, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, और वहीं पे लोग गिव अप कर जाते हैं। लेकिन थॉमस एडिसन ने हम सबको सिखाया है कि मेनी ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट फेलियर्स आर दोज पीपल हु डू नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस बिफोर दे गिव अप। अब जैसे ही सक्सेस की मंजिल पे चढ़ने वाले हैं उसके पहले ही अब गिव अप कर जाते हो, बिकॉज कंपाउंडिंग विल ड्रेन यू आउट, इट विल टेस्ट योर पेशेंस एंड कन्विक्शन टू द फुलेस्ट। आपको
बहुत लंबे समय के लिए परसिस्ट करना पड़ेगा, और ये परसिस्टेंस लंबे समय के लिए सबके बस की बात नहीं है। तो कंपाउंडिंग इज ऑल अबाउट जस्ट रेजिलियंस, लॉन्जिविटी, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, और ये सब चीज़ें आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये आपको हार्ड एक्सपीरियंस आपका अनुभव ही सिखा सकता है। करेक्ट। तो आपने इसमें जस्ट मैं इन्हीं से बातों से ही पिक करूंगा आपसे क्वेश्चंस कि आपने कहा सही पाथ। अभी देखिए शाम बाजार का चौराहा देखिए, वहाँ 5 रास्ते हैं, तो अगर मुझे पता है मुझे वहाँ जाना है तब तो मैं चला जाऊँगा, नहीं तो लाइफ में सही पाथ कैसे पता लगता है? अल्टीमेटली वी ऑल आर डूइंग गेस वर्क, नो, कि शायद ये सही वर्क कर जाए मेरे लिए। तो हाउ डू आई रीच दैट स्टेज ऑफ कि ये मेरा सही पाथ है, मोस्ट लाइकली ही मुझे जाना चाहिए? उसका जवाब भी जॉयस ऑफ कंपाउंडिंग किताब में है, मैं कोट कर लेता हूँ उससे। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस बट इट डज नॉट हैव टू बी योर एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? एम्ब्रेस विकैरियस लर्निंग विच इज लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल, सक्सेसफुल लेजेंड्स एंड ग्रेट्स। दे मे बी लिविंग और दे मे बी डेड, बट लर्न फ्रॉम ऑल दी सक्सेसफुल पीपल। बिकॉज उन लोगों ने ऑलरेडी वो पाथ ट्रैवल कर चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो भी मिस्टेक्स करना था वो कर चुके हैं। अब आप उनके मिस्टेक्स से सीखिए, वो रिपीट मत कीजिए। उन्होंने जो सक्सेसफुल राइट थिंग्स जो की हैं उस पर फोकस कीजिए, और आपको उनसे पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो अच्छी किताबें पढ़िए। हर क्षेत्र, हर फील्ड में ऐसा कोई नॉलेज नहीं जिसके ऊपर किताब ऑलरेडी लिखी हुई नहीं। आई कैन लिटरली गारंटी यू दिस, हर फील्ड में दुनिया में अगर आपको कुछ भी सीखना है उसके लिए किताब मार्केट में अवेलेबल है। पिकअप अ बुक, स्टार्ट रीडिंग। आप क्या प्रेफर करेंगे? आजकल के युग में तो वीडियो का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो व्हाट वुड यू प्रेफर? यू स्टिल प्रेफर अ बुक ओवर अ वीडियो? आई जस्ट फाइंड द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग अ फिजिकल बुक वेरी कामिंग एंड सूदिंग। वो मुझे मेरे पर्सनालिटी को सूट करता है। बट येस, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यूज जो होती हैं उसके लिए या तो स्पॉटिफाई में ऑडियो सुन लेता हूँ या यूट्यूब में वीडियो देख लेता हूँ। कंटेंट आप कैसे भी कंज्यूम कीजिए, चाहे यूट्यूब से हो, स्पॉटिफाई से हो या फिर फिजिकल बुक से हो, लेकिन कंज्यूम गुड कंटेंट, क्योंकि आपका माइंड जो है आप उसको जितना नरिश करेंगे, जितना नर्चर करेंगे, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा ओवर टाइम। ये बहुत ज़रूरी है। सही है। और माइंड को हम जितना उसमें लगाएंगे ना वो जाएगा भी उतना ही, क्योंकि वो जो आजकल आदत हो गई ना, वो इंस्टाग्राम स्वाइप और ये सब की, तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है। इट इज लेस देन दैट ऑफ अ गोल्ड फिश, लाइक वी टॉक अबाउट। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, यू रीड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स, बुक्स। ये ट्विटर में के ट्वीट्स या इंस्टाग्राम के रील्स देखकर लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे फोकस कीजिए। फोकस लेस ऑन न्यूज़, फोकस मोर ऑन हिस्ट्री। आप हिस्ट्री लेसन से ज़्यादा इतना कुछ सीख सकते हैं। सही है। तो मतलब बातें हर तरह की करेंगे दोस्तों। आज जरा मूड अजीब वो अलग सही है। आज ना मन नहीं किया था लैपटॉप रख के और सामने कॉन्सेप्चुअल, आज फ्री फ्लो डिस्कशन रखते हैं, बिकॉज यू आर डेफिनेटली समवन हु इज़ इंस्पायरिंग मी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इन्वेस्टिंग की तरफ भी बीच बीच में जाएंगे, फिर वापस आएंगे वहाँ से। तो कंपाउंडिंग एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेट मी जस्ट ट्राई टू सम इट अप। अब मैं इन्वेस्टिंग जर्नी में जाना चाहता हूँ, तो मुझे टेक्निकल नॉलेज भी बहुत चाहिए, राइट? करेक्ट। और मुझे नॉन टेक्निकल नॉलेज विच विल बिल्ड माई माइंडसेट, वो भी चाहिए। तो उस जर्नी में उतरने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करिए। देखिए, आपने बोला फंडामेंटल्स एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे कैसे अपने आप को एम्पावर करूँ। तो पहले तो मैं आई लव रिकमेंडिंग बुक्स टू पीपल, तो मैं यहीं पे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के लिए 3 बहुत बढ़िया किताबें रिकमेंड करना चाहूँगा टू योर ऑडियंस। पहली किताब है इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ बाय टेरी स्मिथ। इसमें आप सीखेंगे आपको हाई क्वालिटी स्टॉक कंपनीज में कैसे निवेश करना है फॉर द लॉन्ग रन। ये पहली किताब है। दूसरी किताब का नाम है द कैपिटल रिटर्न्स। इट इज़ अ बुक एडिटेड बाय एडवर्ड चांसलर। उसमें आप सीखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन cyclical and commodity businesses for very fast alpha generation during cyclical upturns. और तीसरी किताब है, इट्स बाय अ इन्वेस्टर कॉल्ड जोएल ग्रीनब्लैट। उसका नाम है यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस। वो किताब पढ़ के आप समझेंगे स्पेशल सिचुएशन या इवेंट ड्रिवन इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं इन डीमर्जर्स, मर्जर आर्बिट्राज एंड प्रोमोटर मैनेजमेंट चेंज। ये सारे अलग अलग तरीके आप सीख जाएंगे स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग के भी। तो ये अगर आप हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्टर टर्म tactical investing in cyclical commodities and alpha generation through special situation, ये तीनों किताब के थ्रू सब कुछ सीख गए तो आपका इन्वेस्टिंग आर्सेनल पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया फंडामेंटल नॉलेज, कैसे आपको बिल्ड करना है, नंबर 1। अब जहाँ तक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कि मैं अपना बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कैसे इंप्रूव करूँ, उसके लिए भी 3 शानदार किताबें मैं रिकमेंड कर देता हूँ। पहली किताब है पुअर चार्लीज एल्मैनाक विच इज़ एडिटेड बाय पीट कॉफमैन। उसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी ऑन
द वेरियस कॉजेज ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट और वो कैसे वो इरैशनल बायसेस को अवॉइड करना चाहिए आप सीखेंगे। सेकंड किताब है बाय ऑथर कॉल्ड पीटर बेवलिन, उसका नाम है सीकिंग विजडम, बहुत बढ़िया किताब है। एंड तीसरी किताब है इज बाय फॉर्मर स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ क्रेडिट स्विस माइकल मॉबिसन, उस किताब का नाम है मोर देन यू नो। ये अगेन आपको बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और रैशनल थिंकिंग पे काफ़ी एडुकेट करेगी। तो ये 3 किताब आपसे आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट हो गया, पिछले 3 किताबों से आपका इन्वेस्टिंग का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया। इसके अलावा 3 और इन्वेस्टिंग किताब हैं जो एवरी स्टॉक मार्केट स्टूडेंट शुड रीड, जो सब लोग रेकमेंड करते हैं, मैं भी रेकमेंड करना चाहूंगा। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिल फिशर, एंड हावर्ड मार्क्स ने भी बहुत अच्छी किताब लिखी है ऑन इन्वेस्टिंग, तो वो इस मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, ये तीनों किताब भी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा वॉरेन बफेट के सारे ओरिजिनल बफेट पार्टनरशिप लेटर्स एंड हिज बर्कशायर हैथवे शेयरहोल्डर लेटर्स आपको दैट इज एसेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर ऑल इन्वेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो ये सब से आप अगर इतना कंटेंट पढ़ लेंगे ना, मैं आपको विश्वास के संग कह सकता हूँ, यू विल बी इन द टॉप 1% ऑफ इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन लोगों को क्विक मनी चाहिए, बिना एफर्ट डाले पैसा कमाना है। तो अगर आप, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर आप टिप पे इन्वेस्ट करोगे देन यू विल फॉल इनटू अ पिट। तो टिप पे कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। टिप्स तो फ्री, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको फ्री में टिप क्यों देगा। कोई फ्री में आपको टिप दे रहा है तो उसका भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा ना उसमें, तो आपको टिप्स में तो जाना ही नहीं चाहिए। बरोबर। ज्यादातर टाइम बाय द टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस कम ऑन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया और टेलीग्राम और ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप्स, बहुत बार दिस इज जस्ट अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टॉक्स का, ये सारी आपको समझ मिलती है बहुत सालों शेयर मार्केट में रहने के बाद। लेकिन आपको अपना खुद का, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क एंड योर ओन स्टडी। आपको खुद का दिमाग लगाना है, खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। और अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है तो एक अच्छे म्यूचुअल फंड में से शुरुआत कर लीजिए। द नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर एनी इन्वेस्टर इन द मार्केट शुड बी, अब यू स्टार्ट ऑफ विद लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, देन ग्रेजुएट टू एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, देन यू कैन मूव टू अ पीएमएस, एंड अलोंग द वे एज यू गेन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज फिर आप खुद डायरेक्ट इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, इफ यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी एंड प्रैक्टिस। अगर आपको एक अच्छा लॉयर बनना है आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी एंड प्रैक्टिस। सिमिलरली अगर आपको अच्छा निवेशक बनना है आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी एंड प्रैक्टिस। बहुत सिंपल है। सही है। तो आपने जो बुक्स के नाम बताए वो ऑब्वियसली, और मैं तो कहूँगा उसके पहले अब ये बुक पढ़िएगा, वो सारे बुक्स के पहले, बिकॉज ये सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जैसे लोग समझ जाएंगे, इतनी प्यारी से इसने लिखा है। बट एक बार, हम हर तरह के लोग हैं ना, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, कोई साइंस का है, कोई कॉमर्स का है, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का है, तो जो बेसिक फाउंडेशन होता है मार्केट को समझने का, विच इज़ आई वुड से कॉमर्स समझना, ये तो हर कोई को आता नहीं है। तो वुड यू रिकमेंड कि कोई फॉर्मल एजुकेशन करके करो, या कुछ ऐसा कुछ आप बुक्स बता सकते हैं जिसमें क्या है थोड़ा बेसिक भी पता हो ना, अभी बैलेंस शीट क्या होता है, पीएल क्या होता है, ये सब पता रहना चाहिए ना? पता रहना चाहिए, बिकॉज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो आपको एटलीस्ट बेसिक, एट द वेरी मिनिमम आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए मैं बहुत अच्छी किताब अगेन रेकमेंड करना चाहूँगा बाय मिस्टर अनिल नाम्बा, इट्स कॉल्ड रोमांसिंग द बैलेंस शीट। काफ़ी अच्छी किताब है ऑन अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग। अभी इन बेसिक अकाउंटिंग किताबों से पहले एटलीस्ट बेसिक अकाउंटिंग सीख लीजिए, उसके बाद मैंने इसके पहले जो किताबों को मेंशन किया आपको वो समझने में ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही है। चलो ये तो हो गया अपना पाथ कि अपने चालू कर रहे हैं तो अपने को कैसे जाना है, बहुत सही है। अभी मैं आपका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे डिस्कशन को लेके जाते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, कि मैं कन्विंस हूँ, मैं कर रहा हूँ, अब मुझे इसमें जो लोग पूछते हैं कि स्टॉक बता दो और आपने बोल दिया टिप लेना नहीं है, ठीक है, तो मेरे को मेहनत करना होगा। अब आप बताइए स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? बिकॉज हमारा तो टिपिकल प्रोसेस वही है कि अड़ोस पड़ोस वाले बोल देते हैं, राइट, टिपिकल। तो अगर मुझे उससे डिफरेंट होना, बिकॉज पैसा तो जो डिफरेंट होता है वही बनाता है बड़ा, तो हाउ डू आई स्टार्ट दी स्टॉक सिलेक्शन जर्नी? देखिए, स्टॉक सिलेक्शन जर्नी बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि हाउ टू डू इट। देखिए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल फाउंडेशन। फॉर एग्जांपल FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, या अपैरल कंपनीज जो होते हैं, या मूवी एग्जीबिशन चेन्स लाइक आइनॉक्स, PVR जो हैं, these are industries in which you interact on a daily basis, right? पीटर लिंच ने जैसे फेमसली कहा था, you should buy what you see and buy what you know, right? तो बेसिकली जो भी आप अपने आसपास पड़ोस में देखते हैं, उन सब इंडस्ट्रीज से एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एटलीस्ट बाय रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ लीडिंग कंपनीज इन दोज इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपको मूवी एग्जीबिशन इंडस्ट्री पे कुछ सीखना है, तो आप आइनॉक्स और PVR के एनुअल रिपोर्ट्स खोलकर इंडस्ट्री के ऊपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपना बैंकिंग करते हैं विद ICICI, एक्सिस
या HDFC बैंक, तो आप कम से कम उन बैंक्स के एनुअल रिपोर्ट्स खोल के पढ़ना शुरू कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स उनके। सिमिलरली FMCG में हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इन सब FMCG प्रोडक्ट्स के भी सिंपल बिजनेसेस से शुरुआत कीजिए, इनके एनुअल रिपोर्ट पढ़ के इनसे फिर शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपको काफ़ी सारा बेसिक फंडामेंटल नॉलेज मिल जाएगा अबाउट द इंडस्ट्री। Even better source of knowledge is the draft red herring prospectus of a new company from the industry, because एक draft red herring prospectus, जब कोई भी नई कंपनी का IPO आता है, जब कोई भी कंपनी अपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग करती है, उसको सेबी के साथ एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है। उसके अंदर आपको एक्सटेंसिव इंडस्ट्री डेटा मिलेगा कि इंडस्ट्री की प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है फॉर द नेक्स्ट 4-5 years। एंड शेयर मार्केट में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डज नॉट काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस रिपीट करता हूँ। इन द स्टॉक मार्केट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डज नॉट काउंट, ये ओलंपिक्स नहीं है। यहाँ पे जितना सिंपल आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस होगा, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और चांसेस होंगे आपके पैसे बनने के। तो कीप थिंग्स सिंपल। हम लोग प्रॉब्लम क्या है, हम सारे हाईली एजुकेटेड पीपल इन फाइनेंस, हम लोग अपने ईगो में ले लेते हैं, इंटेलेक्चुअल ईगो में आके वी ट्राई टू अननेसेसरीली गो फॉर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस कि अरे मैंने इसको सॉल्व कर दिया ऐसे, और फिर इसमें मैंने पैसा कमा लिया। लेकिन पैसे का रंग तो सेम ही है, आप चाहे डिफिकल्ट इन्वेस्टमेंट सिचुएशन से 100 रुपये कमाओ या इजी इन्वेस्टमेंट सिचुएशन 100 रुपये कमाओ, ज़्यादा लेस स्ट्रेसफुल तरीका कौन सा हुआ? सिंपल वाला। स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न्स मैटर अ लॉट। इसके बारे में मैंने नई किताब में भी लिखा है कि these, by the time we realize this important point about stress adjusted returns, we have exhausted many years of our investing lives and greatly weakened our mental health। ये मत कीजिए। सिंपल इन्वेस्टमेंट थीसिस, सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, सिंपल इन्वेस्टमेंट सिचुएशन में घुसिए, बिकॉज यू शुड लुक फॉर दोज इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस वेयर इट लुक्स लाइक अ नो ब्रेनर, कि तो बहुत ही आसान है, इसमें तो पैसा लॉन्ग टर्म में बनना ही बनना है, इतना सर्टन। लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग को हमेशा फुली इन्वेस्टेड रहना है, हमें हमेशा कोई नए स्टॉक आइडिया, कोई नए स्टॉक को पोर्टफोलियो में घुसाना ही है। और बाय द एंड ऑफ द बुल मार्केट, बिकॉज ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स ग्रोथ आती है अक्रॉस कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, बाय द एंड ऑफ एनी बुल मार्केट हमारा पोर्टफोलियो बन जाता है लाइक अ जू। 2017 के एंड में भी सारे इन्वेस्टर्स का यही हुआ था। 50-60 शुरुआत की थी 15-20 स्टॉक से, बाय द एंड वी वर होल्डिंग 50-60 जंक स्टॉक्स। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं विद गुड क्वालिटी स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो, लेकिन जैसे जैसे बुल मार्केट मैच्योर करता है, इन्वेस्टर्स मूव करते हैं फ्रॉम दिस हाई क्वालिटी स्टॉक्स विद डिसेंट ग्रोथ टू इंफीरियर बिजनेस एंड मैनेजमेंट क्वालिटी स्टॉक्स विद फास्टर रेवेन्यू ग्रोथ। फिर वो घुसते हैं कमोडिटीज और सिक्लिकल स्टॉक्स में, फिर घुसते हैं लॉस मेकिंग टर्न अराउंड सिचुएशंस में, फिर घुसते हैं माइक्रो कैप्स में, फिर घुसते हैं SME स्टॉक्स में, और फाइनली घुसते हैं बहुत कर्ज डेट भरी कंपनीज विद प्रोजेक्शंस ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, फिर अल्टीमेटली उसमें घुस जाते हैं। तो दिस इज व्हेन द बुल मार्केट नॉर्मली टॉप्स आउट, एंड बाय द एंड ऑफ द यूफोरिक फेज most investors have got only junk stocks left in their portfolio, and then in the bear market which follows, stocks are returned back to their rightful owners। तो ये सिलसिला पिछले 100-200 साल से चल रहा है, ये आगे भी चलेगा। गौतम आप डरा रहे हैं मेरे को, बिकॉज जो साइकिल आपने बताई है, जो स्टेजेस बताए हैं, उसमें लास्ट स्टेज में यही है जो हो रहा है अभी। SME का यूफोरिया हो गया, अभी लास्ट वही हो रहा है, जो डेट वाली कंपनीज है उनका फ्यूचर प्रोजेक्शन पे उनको ऊपर दिया जा रहा है। करेक्ट। मैंने इस किताब में लिखा भी है, नई किताब में, कि सबसे बड़ी सी जो मुझे 2018-19 के बेयर मार्केट में मिली वो ये है कि बी वेरी कॉग्निजेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंपनीज एंटरिंग इनटू योर फंड पोर्टफोलियो और योर पर्सनल पोर्टफोलियो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ यूफोरिया इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। उसी समय सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, बिकॉज वी गो डाउन द क्वालिटी कर्व, देन वी गेट आवर हैंड्स बर्न्ड इन द सब्सिक्वेंट बेयर मार्केट। वो नहीं करो। क्यों? मैं बहुत ज़रूरी बात है समझाने जा रहा हूँ दर्शकों को, ये प्लीज़ आप लोग सब समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत तकलीफें और हार्ड एक्सपीरियंस के बाद मैं समझाऊँ, इसलिए आई होप आप लोगों को इसे गुजरना नहीं पड़े। जब एक मार्केट क्रैश आता है तो बोथ क्वालिटी जंक स्टॉक्स फॉल, दोनों। मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जब मार्केट क्रैश आता है, जैसे मार्च 2020, क्वालिटी जंक स्टॉक्स दोनों गिरेंगे। उसके बाद जब मार्केट रिकवरी आती है तो जंक स्टॉक्स लाई लो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी इयर्स, बट क्वालिटी रिकवर्स एंड बाउंसेस बैक द फास्टेस्ट बैक टू ऑल टाइम हाईज। ये हमेशा होता है, ये तो हुआ ही है, ये हमेशा मार्च 2020 में भी हुआ था। उसके बाद अब देखे होंगे कि क्वालिटी स्टॉक्स मेड द कमबैक फर्स्ट, एंड उसके अब जाके फाइनली जंक स्टॉक्स आर स्टार्टिंग टू रैली आफ्टर मेनी इयर्स। तो ये टिपिकली बुल मार्केट की यूफोरिक फेज में ये आता है। बट अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी रिकवरी होगी, आप गिरेंगे भी कम देन दी ब्रॉडर मार्केट इन अ मार्केट क्रैश, और सबसे पहले रिकवरी भी करेंगे व्हेन द मार्केट रिकवर्स। तो ये बहुत बड़ा फाइंडिंग है फ्रॉम मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सही है। तो पहला हमने स्टेप क्लियर कर लिया कि स्टॉक आइडेंटिफाई करें, तो आपने कह दिया कि भाई जो दिखता है, जो समझ में आता है, उसी स्टॉक पे काम करो। हाँ। बट ये कह रहे गौतम कि जो दिखता है, जो समझ में आता है ना,
वो कंपनीज के स्टॉक प्राइस हमेशा ऊपर ही रहते हैं, जो कि हम देखते भी हैं कि कंजम्पशन ओरिएंटेड जितने भी स्टॉक है हमको तो वही दिखेगा जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमेशा महंगे हैं, राइट। तो जब इन्वेस्टर इंटर करने की बात करता है तो उसको महंगा लग रहा है, तो क्या करें, इंटर करें नहीं करें, या हो सकता है कि मेरी सोच वो गलत है कि महंगा जो परसीव कर रहा हूँ मैं कि महंगा है वो एक्चुअली महंगा नहीं है, क्योंकि हम तो वो पी मल्टीपल और ये सब देख के व्यू बनाते हैं ना कि महंगा है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो विवेक भाई ने पी रेशियो की, आपने पी रेशियो की बात की है, उसके लेकिन उसके पहले जो फंडामेंटल मिस्टेक बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं वो भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि स्टॉक प्राइस को देखकर ये मत डिटरमाइन कीजिए कि सस्ता है कि महंगा है। आज के दिन भी लोग 10 रुपया 20 रुपए के शेयर को देखकर बोलते हैं ये तो सस्ता है, और 1000 रुपए के शेयर को देख के बोलते हैं महंगा है। वैसे लाख रुपए का एमआरएफ हो गया महंगा। हाँ, तो वो अब आपको देखना चाहिए मार्केट। देखिए, एज यू मैच्योर एज एन इन्वेस्टर यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड वैल्यूएशन रेशियोज। लेकिन बट व्हेन यू आर एन एमेच्योर इन्वेस्टर आप देखते हो स्टॉक प्राइस का कोई महत्व वैसे है नहीं। इट ओनली डिटरमाइंस हाउ मच क्वांटिटी यू कैन बाय। कितना मुनाफा आपका होगा दैट इज डिटरमाइंड बाय द करंट मार्केट कैप, द करंट डेट लेवल्स ऑफ द कंपनी एंड हाउ बिग द कंपनी कैन ग्रो विदाउट डायल्यूटिंग इट्स इक्विटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ये गुरु मंत्र है फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन द मार्केट। जितना कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने अर्निंग्स को ग्रो करेगी विदाउट डायल्यूटिंग इट्स इक्विटी, उतना ही लॉन्ग टर्म में आपके अच्छे पैसे बनेंगे शेयर मार्केट में। लेकिन जस्ट टू गेट बैक टू योर क्वेश्चंस कि कैसे समझ में आए कि कौन सा वैल्यूएशन सस्ता है महंगा है, इसमें भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये बहुत मिस्टीरियस लोगों को लगता है कि भाई क्या राइट पी रेशियो होना चाहिए कोई स्टॉक में एंटर करने से पहले। तो 2 वाइट पेपर्स का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे। पहला वाइट पेपर का टाइटल है व्हाट डज द प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मीन बाय माइकल मॉर्बिसन। सेकंड वाइट पेपर का टाइटल है द पी रेशियो अ यूजर्स मैनुअल। आप सिर्फ ये 2 वाइट पेपर्स पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाउ द इंटरप्ले बिटवीन रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ अ कंपनी and the expected growth rate of the company determines the fair or justified P multiple for any business. Okay. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं 10, मैंने नई किताब में मेंशन किया है कि एक 10 P का स्टॉक भी महंगा ultimately may prove to be expensive, whereas a 50 P stock may prove to be cheap. It all is a function of the growth rate of the company, the durability of the competitive advantage and the return on invested capital of the company. अगर ये इन तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है, जो इंटरप्ले है, वो डिटरमाइन करता है कि कोई कंपनी को जस्टिफाइड पी रेशियो क्या होना चाहिए। एक बार आपको समझ में आ गया ये दोनों वाइट पेपर्स पढ़ के कि एक पर्टिकुलर बिजनेस का जस्टिफाइड पी मल्टीपल कितना होना चाहिए, अगर आप उस जस्टिफाइड पी मल्टीपल के नीचे खरीद पाएंगे इस कंपनी को तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ वैल्यूएशन री-रेटिंग भी मिलेगी। और अगर आप उस जस्टिफाइड पी मल्टीपल पे खरीदते हो बिजनेस को तो आपको अपने अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक प्राइस रिटर्न्स मिल जाएगा। दिस इज द होली ग्रेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसलिए मैंने ये दोनों व्हाइट पेपर्स का जिक्र कर दिया। बता, अगर पी सस्ता है, जैसे कम है पी, बहुत ही सिंपल करने की कोशिश, 10 का अगर पी है लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो वो नहीं जमता, वो वैल्यू ट्रैप बन गया आपके लिए, बिकॉज आपका बस पैसा अटका रहेगा। और एक बात, अगर मान लीजिए 10 का पी है और वो कंपनी इस अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस रेट पे वो कैपिटल रेज करती है अगर उससे कम रिटर्न कमा रही है तो 10 का पी भी बहुत महंगा है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम कमा रही है ओवर टाइम इट्स डिस्ट्रॉइंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। तो 2 चीजें आपको अवॉइड करनी है, एक है वैल्यू डिस्ट्रक्टिव कंपनीज लाइक दिस व्हिच इज अर्निंग लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरी कंपनीज आपको क्या अवॉइड करनी है, जो जिनमें ग्रोथ ही नहीं है, वो वैल्यू ट्रैप बन गई, जैसे कैस्ट्रॉल या लुब्रिकेंट कंपनीज जो हैं, ये स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, बट डू योर ओन रिसर्च। बट growth is an essential element of value and growth adds value to a company when a company is earning more than its cost of capital. इतना सिंपल सी चीज है, that's it. तो ग्रोथ में एक हो गया हिस्टोरिकली आज तक जो कंपनी ग्रो की है, लेकिन हम बात करें फ्यूचर ग्रोथ की। करेक्ट। तो फ्यूचर ग्रोथ कैसे प्रोजेक्ट करें, वो भी इस जमाने में जहाँ पर कोई भरोसा ही नहीं किसी चीज़ का, डिस्ट्रप्शन इतना हाई है। तो अल्टीमेटली हमको तो मैनेजमेंट पे ही बिलीव करना पड़ेगा कि वो जो ग्रोथ बोल रहा है शायद वही ग्रोथ होगा। नहीं, वॉरेन बफेट ने हमें इसका जवाब दिया है, द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस इज द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। आप पिछले 5 से 10 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ के आपको हर साल मैनेजमेंट का गाइडेंस मिलेगा, मैनेजमेंट कमेंट्री मिलेगी। आप सिंपली हर साल का वो पढ़िए और नेक्स्ट ईयर के एनुअल रिपोर्ट खोल के चेक कीजिए कि वेदर द मैनेजमेंट वाज एबल टू एग्जीक्यूट एंड फुलफिल इट्स प्रॉमिसेस। क्योंकि बुल मार्केट में, जैसे मैंने अपनी नई किताब में भी लिखा है, कि जो चोर प्रमोटर होते हैं ना, दे प्रिटेंड टू बी सेंट्स इन अ बुल मार्केट बट they never really change. They just behave or act like saints in a bull market, and then after the bull market is over they go back to what they are best at doing, which is siphoning off money or looting the minority shareholders. So
just go with companies with proven track records, good execution, good management, integrity. और ये सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म में मायने रखती हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ ये बहुत फाइनल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग जो मैं इतने सालों के बाद समझाऊँ कि स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट में इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड अगर आप एक स्मॉल कैप या मिड कैप स्टेज में एक सेक्टोरल लीडरशिप के साथ एक कंपनी को आइडेंटिफाई कर लें जो अपने सेक्टर में लीडर है विद केपेबल एंड डायनेमिक एंड एबल मैनेजमेंट, पता है फिर क्या होगा ओवर टाइम ये अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में तो अच्छा करेंगी ये स्मार्ट मैनेजमेंट क्या करती हैं, दे फाइंड न्यू एडजेसेंट एरियाज टू पिवट एंड देन दे क्रिएट न्यू सोर्सेज ऑफ वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स। तो उनका टर्मिनल वैल्यू एक्सपैंड करता जाता है और फिर एक बार स्टॉक मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा बाय दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट कि भाई ये तो नए एरियाज में घुस के और वैल्यू कैप्चर किए जा रहे हैं, देन द वैल्यूएशंस गो बैलिस्टिक। दैट इज व्हेन यू गेट लाइक एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे। शुरुआत की थी एससीवीपीसी पाइप्स, फिर घुस गए टू एडेसिव्स, वाटर टैंक, हर जगह वो लोग जहां घुसते थे वहाँ बढ़िया एग्जीक्यूशन से मार्केट शेयर कैप्चर करते गए। तो फिर उसका वैल्यूएशन रेशियो पी रेशियो 20 से 30 से 40 बढ़ के 100 तक पहुंच गया, बिकॉज एक बार मार्केट बिकम्स कंफ्यूज्ड अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट की भी कितना ये तो पिवट कर, देन दे स्टार्ट गिविंग incredibly insanely high valuations to that kind of business because markets do not want to then take any chance कि वो सीधा ही हाई मल्टीपल पे कंपनी को खड़ा कर दे रहे हैं कि भैया ये मैनेजमेंट कमाल की है, ये पिवट कर करके नए सोर्सेज ऑफ वैल्यू क्रिएशन करती रहेगी, हमें आज ही सब डिस्काउंट करके अब इसको ऊपर पेडेस्टल पे बैठा के रखना है। सही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर थोड़ा और समय बिताते हैं, ये मैनेजमेंट वाला और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट। इनफैक्ट मैं वी डिड अ इंटरव्यू विद नितिन मंगल जिन्होंने इंडिया बुल का वो अच्छे नाम मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए था बट चले ठीक है कर लिया तो मीडिया में तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया कि कैसे अंदर ही घुस के आपको निकालना पड़ता है कि रेड फ्लैग्स क्या क्या हैं। इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और यूएस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई डिफरेंस है क्या? हम इंडिया को ज़्यादा बदनाम नहीं करते इंडियन प्रोमोटर को कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंडिया थोड़ा पुअर है, यूएस में कैसा बहुत अच्छा चलता है? Majority of the companies in US do not have any corporate governance problems, लेकिन इंडिया में क्योंकि बहुत गिनी चुनी कंपनीज हैं जिनके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इमैक्युलेट, बहुत अच्छा है, प्रिस्टीन है, इसलिए उन गिने चुनी कंपनीज को इंडिया में बहुत हाई वैल्यूएशंस मिला जाता है। इसलिए इंडिया के वैल्यूएशंस और यूएस के वैल्यूएशंस कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि अनलाइक द यूएस जहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ ऑप्शन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिया में there is a low supply of quality equities available in the market. इसकी वजह से सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस हो जाता है इंडियन मार्केट में, और इसकी वजह से क्योंकि डोमेस्टिक डीआईज जो हैं स्पेशली वो उतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड क्वालिटी पे कि हर महीने उनको 17-18 करोड़ इन्फ्लोज आ रहे हैं एसआईपी से, वो सेम के सेम वही 100-150 स्टॉक्स के अंदर ही वो पैसा डालते जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है उन हाई क्वालिटी स्टॉक्स की वैल्यूएशन री रेटिंग चलती रहती है और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये तो मल्टी बैगर नहीं हुए, ये तो वही स्टडी ग्रोथ वाले हो गए। तो मल्टी बैगर कैसे आइडेंटिफाई होते हैं इस सिनेरियो में? क्योंकि कोई मल्टी बैगर होगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू थोड़ा बहुत रहेगा। देखिए, मैंने नहीं कहता, मैं भी इसके बारे में जिक्र किया है कि नो स्टॉक विल कम विच इज अवेलेबल एट डिस्काउंट will be available to you at a discount without any problems attached, either relating to any past corporate governance issue or any capital misallocation misstep. आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट आएगा ही आएगा व्हेन यू आर बाइंग एनी स्टॉक चीप, बट जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते जाएंगे ओवर टाइम तब जाके आपको वैल्यूएशन री रेटिंग मिलेगी, बिकॉज जैसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंप्रूवमेंट्स आने लगता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, एक मैनेजमेंट ने अपने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं लेकिन बोला कि भाई मैं अगले 6-7 महीने में इसको हटा दूंगा, तो जैसे ही वो शेयर्स प्लेज जो प्लेज्ड है वो जैसे वो हट जाते हैं प्लेज से, उसके बाद आपको देखिएगा वैल्यूएशन री रेटिंग मिल जाएगी। लेकिन आपको यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ कि दिस मैनेजमेंट विल बी एबल टू फुलफिल इट्स प्रॉमिस, और तब आप सस्ते में वैल्यूएशन में शेयर उठाइए। जैसे ही वो प्लेज हटता है तो आपको वैल्यूएशन री रेटिंग का बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली मान लीजिए आज के दिन मान लीजिए कर्जा बहुत है, डेट बहुत है ऑन द बैलेंस शीट, लेकिन मैनेजमेंट अब बोल रहा है कि भाई अब हम लोग अपने नॉन कोर एसेट्स को बेच के इस कर्जे को चुका देंगे। तो आज डेट की वजह से आपको लो वैल्यूएशन में मिल रहा है स्टॉक, ठीक है, लेकिन जैसे वो डेट चुकेगा डी लेवरेजिंग, तो मार्केट को वो ये चीज़ बहुत पसंद आती है, क्योंकि मार्केट को फिर कन्विक्शन और मार्केट बिकम कॉन्फिडेंट कि इस कंपनी का कैश फ्लो इज रियल, बिकॉज आप जब असली कैश जनरेट करेंगे तभी तो डेट चुका पाएंगे ना। तो जैसे डेट रीपेमेंट होता है तो मार्केट इसलिए वैल्यूएशन रेटिंग उस कंपनी को भी देती है। तो डिविडेंड्स, टैक्सेस, repayment of debt show to you that the cash flow is real, and when the management also follow through with their promises like removing pledge on shares and other stuff,
तो यहाँ पे भी आपको वैल्यूएशन री-रेटिंग मिलती है। तो इसलिए नो इनिशियली आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा बिकॉज यू विल बी एंटरिंग विद सम इश्यूज अटैच्ड विद द कंपनी, बट जैसे जैसे इश्यूज रिजॉल्व होते जाएंगे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मल्टी बैग रिटर्न ऐसे ही बनते हैं। सही है। टिपिकली मैंने देखा है कि जब मैनेजमेंट में कोई मेजर चेंज होता है उसके बाद स्टॉक में भयंकर री-रेटिंग होती है। जैसे कई एग्जांपल्स है, स्पेशली जब नेक्स्ट जनरेशन आता है विच इज़ वेरी डिफरेंट देन दी ओल्डर जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन सही तरीके से काम करने में बिलीव करता है। करेक्ट। तो ये आपका भी एक्सपीरियंस यही हो रहा है। अभी इंडिया में क्या हो रहा है? इज इंडिया एज अ कॉर्पोरेट इंडिया, इज इट चेंजिंग? हैव वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ मार्केट कैप एज अ करेंसी? यस, आई वाज अबाउट टू कम टू दैट। आप एब्सोल्युटली आपने सही कहा। पिछले कुछ सालों में स्पेशली ड्रास्टिक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है इन दी थिंकिंग ऑफ प्रोमोटर्स इन इंडिया। पहले वो क्या करते थे, बहुत सारा साइफनिंग ऑफ मनी होता था फ्रॉम द बुक्स, बट नाउ दे रियलाइज कि अगर मैं इस पैसों को बुक्स में दिखा दूं ऑफिशियली, मुझे तो उस पर मल्टीपल मिल रहा है, मुझे 20 से 30 का 40 का 50 का मल्टीपल मिल जाएगा। इनफैक्ट the better, the more I improve my corporate governance, the better my behavior, the more the stock market disproportionately rewards me for that. तो यहाँ पे तो मुझे ₹1 के साफ काम के लिए ₹50 का बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज 50 का P मल्टीपल अप्लाई हो जाता है। तो दिस इज अ ग्रेट माइंडसेट शिफ्ट एंड आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डेफिनेटली इंप्रूविंग फॉर द बेटर। अब आप देखेंगे काफी सारे माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप कंपनीज भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस अपलोड करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल ऑर्गेनाइज कराते हैं, प्रेस रिलीजेस भी निकालते हैं, तो दे आर इंप्रूविंग डिस्क्लोजर्स। उनके एनुअल रिपोर्ट्स भी आप प्रोफेशनल कंपनीज बनाती हैं विद लॉट ऑफ गुड डिस्क्लोजर्स। काफी सारे स्मॉल कैप कंपनीज अब टॉप 4 ऑडिटर्स में से भी ऑडिटर्स को हायर करके अपने गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर रही हैं। सो ऑल दीज आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन एंड डेफिनेटली आई थिंक द डायरेक्शन इज गोइंग द राइट वे। सही है। तो दोस्तों ये सब हो गए मतलब बहुत ही सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई जो कहते हैं ना स्पार्क चेंज, और ये डेटा तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में मिलेंगे। यस। तो जो समझदार इन्वेस्टर्स है ना वो ना ये BSE NSE के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को बहुत स्टडी करते हैं कि अचानक से देखा ये कंपनी ने पहली बार कॉन कॉल किया है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि ये पहले तो नहीं करता, अचानक से क्या हुआ, इसको कॉन कॉल क्यों करने की नीड होगी। तो आप भी इतना होमवर्क करते हैं हर दिन? So basically every day I diligently go through all the corporate announcements on the Bombay Stock Exchange. So you know, for many people it's a very tedious, boring exercise, but मेरे लिए तो ये एक इंटेलेक्चुअल ट्रेजर हंट है जहाँ पे मुझे कभी भी सोना स्ट्राइक हो सकता है। तो ऐसे ही आपको कंपनीज मिलती हैं एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ साइकिल। बिकॉज आप सोचिए ना, कोई भी कंपनी पहली बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या पहली बार कॉन्फ्रेंस कॉल क्यों करेगी? उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स जब बहुत बढ़िया इंप्रूव हो गए अचानक से, जब मैनेजमेंट को सेंस लग गया कि अब मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है, अब मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ, अब मैं रेडी हूँ, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है ना सामने पब्लिक के सामने आने के लिए। दैट्स अ सॉफ्ट सिग्नल। कुछ मैनेजमेंट से जो एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत ही प्लेन ड्राई और फैक्चुअल जो बातें करती थी, मान लीजिए सडनली अब गाइडेंस ऑफ फ्यूचर की बात करने लगे, दैट्स ऑल्सो सॉफ्ट सिग्नल कि भी आप कुछ बदलने वाला है मैनेजमेंट में। और बहुत बार जस्ट बाय मेरिली गोइंग थ्रू द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस एंड प्रेस रिलीजेस डिलिजेंटली यू कैन सच अ बिग एज। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक हमारे PMS या इंडिया फंड में नहीं है, बट HBL पावर करके एक स्टॉक है। 1.5 साल पहले फर्स्ट एवर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उन्होंने निकाला, ₹100 का स्टॉक शेयर था, ₹400 का हो गया 1.5 साल में। अगर कोई किसी ने भी बस वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल के आधा घंटा ही पढ़ लिया होता और समझ और बिग पिक्चर व्यू अगर लेके चलते कि भाई रेलवे डिफेंस में तो बूम आने वाला है, ये कंपनी तो राइट एट दी इंटरप्ले ऑफ बोथ दीस टू थिंग्स हैं, रेलवे एंड डिफेंस एंड पावर भी है, रेलवे भी डिफेंस भी, तीनों बूम चल रहा है। इससे बेटर तो इट वाज अ मल्टी बैगर इन प्लेन साइट फॉर इन्वेस्टर्स। यू जस्ट हैव टू ओपन दैट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड जस्ट रीड एंड हैव अ बिग पिक्चर व्यू कि ये 3 सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट थ्रस्ट है, ऑलवेज मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ ऑलवेज फॉलो द मनी, फॉलो स्पेशली द गवर्नमेंट मनी। जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिल गया, दैट्स अ ह्यूज सपोर्ट, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। नेवर फाइट द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट से अगर आप भिड़ोगे तो अल्टीमेट बहुत केसेस में हम नुकसान ही पाओगे। टू हैव ऑलवेज द गवर्नमेंट ऑन योर साइड एज मच एज पॉसिबल। सही है। वे टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, तो थोड़ा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये काफ़ी PSUs के अंदर में एक्टिविटी हुई है। वी हैव सीन लास्ट 1.5 years I literally belong to the PSU sector। जब मैं इनके फाइनेंशियल्स को देखता हूँ ना, तो लास्ट 10 साल का अगर नंबर्स देखें या क्वार्टरली लास्ट 4 क्वार्टर का भी देखें ना, तो ऐसा कोई ताबड़तोड़ ग्रोथ नहीं, लिमिटेड में है, वो अच्छा कर रहे हैं, जैसे पावर फाइनेंस है और ये सब अच्छा कर रहे हैं। बट अगर ब्रॉडली सारे PSUs को मैं देखूँ तो ऐसा कुछ नहीं हो गया लास्ट 2-3 क्वार्टर में इन लोगों ने कमाल कर लिया फाइनेंशियल में। तो जितना भी हो रहा है ये होप स्टोरी है, ये एक ऑर्डर बुक के अगेंस्ट हो रहा है, राइट, कि फ्यूचर में इतना ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट इतना कैपेक्स कर रही है, तो ये सब अच्छा ही करेंगे। जैसे क्लासिक एग्जांपल है शिप बिल्डिंग, जो मैज़ागॉन है, कोचिन शिपयार्ड। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए,
लेकिन होप बहुत अच्छा है उनके अंदर। तो डू यू बेट ऑन दीज काइंड ऑफ स्टोरीज वेयर हिस्टोरिकली दे हैव नॉट डन गुड? हमारे लेवल पीएमएस स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें, आप सारे 25 के 25 स्टॉक्स वैसे हैं जिसमें प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी है, सब प्राइवेट सेक्टर से ही। हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज में स्टार लेवल पीएमएस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? उसका वजह भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे जो ओनर है, जो मालिक है सरकार, गवर्नमेंट, उसका उद्देश्य या उस मिशन क्या है? टू डू सोसाइटल गुड। इट्स नॉट टू क्रिएट वेल्थ फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इट्स टू डू गुड फॉर सोसाइटी, विच इज अ लॉडेबल ऑब्जेक्टिव। आई एडमायर दैट। बट इफ एवरी टाइम यू इन्वेस्ट इन पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स, अब फिर प्रॉब्लम क्या होगा? जैसे हर 5 साल नेशनल इलेक्शंस होंगे, फिर आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि भाई एग्जिस्टिंग सरकार की पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी कि नहीं। वो एडिशनल स्ट्रेस, एडिशनल टेंशन। इन्वेस्टिंग ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट चीज़ें है, उसको आप और कॉम्प्लिकेट क्यों करना चाहेंगे बाय इन्वेस्टिंग इन पीएसयू? आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में ये ट्रेडिंग के हिसाब से 1 साल के नजरिए से इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इससे मुझे लगता है काफी मुश्किल है। आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, आई विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। बट इवन इफ हम पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करें, वो जिन क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग या रेलवेज या डिफेंस, इनमें बहुत सारी बढ़िया प्राइवेट कंपनीज भी हैं। अब उनके थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। तो आप प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, प्रॉक्सी कर लीजिए। उसमें नहीं करके आप अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनी उनको सर्विस दे रही है ना, सारी गवर्नमेंट कंपनीज को। आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे डिजिटल कंपाउंड्स पीएमएस में स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज। अब कोल इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन वो सोलर इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा कस्टमर है। तो अगर कोल इंडिया अच्छा ग्रोथ करने वाला है, तो सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है, वो भी डायरेक्टली बेनिफिट करेगा फ्रॉम द ऑर्डर्स गिवन बाय कोल इंडिया। तो अगर आपको कोल इंडिया पीएसयू नहीं खरीदना है, तो आप प्रॉक्सी प्ले कर सकते हैं थ्रू सोलर इंडस्ट्रीज। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, और ये हमारे डिजिटल कंपाउंडर्स पीएमएस में भी है, लेकिन एक तरीका है टू avoid the PSU complications, but still participate in the growth of the PSUs. समझ गए। टॉकिंग अबाउट अगेन गवर्नमेंट, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कंपनीज होते हैं जो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब एग्जांपल ले लेते हैं, अडानी है। अब ये सब स्टॉक चल गए, तो अगर आप आँख कान नाक सब बंद रखें तब तो आप इन्वेस्ट कर देंगे। बट जहाँ अपना दिमाग लगाना चालू करेंगे, आपके अंदर में जो आपका पढ़ा लिखा इंसान है वो जाग जाता है कि क्या कर रहे हो। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दोस? आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट थिंक अबाउट देम, नो? लेकिन अर्लियर दिस ईयर, अब याद कीजिए क्या हुआ था फरवरी महीने। सब अगेन उन लोगों सबका बहुत शॉर्ट मेमोरी होता है। इस साल फरवरी में जैसी वो अदानी के बारे में जब खबर फैली थी मार्केट में कि भाई वो हाइडेनबर्ग रिपोर्ट जब निकली थी, कुछ अदानी स्टॉक्स 50% गिर गए 1 महीने में। करेक्ट। और उस समय लग रहा था सब कुछ अब 90% गिर जाएंगे। इन सब शेयर्स में अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है? एंट्री बहुत आसान है, एग्जिट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज जैसे जिस दिन कुछ खुलासा अगर निकल गया, अगर कुछ खराब निकल गया, then you will not be able to exit। तो सब सारा प्रॉफिट्स पेपर पे रह जाएगा। तो इसलिए इन सब शेयर्स में पर्सनल अकाउंट में अगर आप चाहें भी, अगर आपको अपना स्पेकुलेटिव अर्ज भी अगर पूरा करना है, अपने पर्सनल अकाउंट में प्रॉब्ली 5-10% ऑफ कैपिटल इन सब शेयर्स में लगा सकते हैं। लेकिन जब आप एक पब्लिक फंड मैनेजर हो, बिकॉज आपका फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फिड्यूशरी ड्यूटी है टुवर्ड्स योर इन्वेस्टर्स, आप इन सब शेयर से पैसा लगा ही नहीं पाओगे। बिकॉज the worst harm to a fund manager's reputation is done when he invests in any companies with questionable corporate governance। जब तक बढ़ रहा तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मैं 2018-19 की साइकिल, बेयर मार्केट साइकिल में देख चुका हूँ। एक स्लोगन चलता था, चोर बने मोर, 2017 में, कि भाई अभी ये सारे खराब प्रमोटर्स अब ये बदल गए, अब ये सब अच्छा करेंगे। कुछ नहीं हुआ। 2018-19 में सब के सब वापस वैसे ही बन गए लाइक दे वर ऑलवेज अर्लियर। और उस समय कुछ फंड मैनेजर्स का नाम बहुत खराब हुआ। तो इन सब चीज़ों में आपको एज अ पब्लिक फंड मैनेजर, इफ यू वांट लॉन्जिविटी इन योर करियर फॉर 20-30 ईयर्स, तो यहाँ पे वॉरेन बफेट ने हमें अगेन सिखाया कि इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू बिल्ड अ रेपुटेशन बट ओनली अ शॉर्ट टाइम टू लूज इट, राइट? यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपको लोग कम रिटर्न्स के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस दोगे, बिलो एवरेज भी दोगे, लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप खराब प्रोमोटर्स के शेयर्स लेके अगर आप परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल करोगे, तब आपकी काफ़ी रेपुटेशनल डैमेज हो जाता है। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होता है टू रेज further AUM or capital, because then people do not forget those things easily। तो ये इसका आंसर मिल गया कि भाई खुद का अगर कैपिटल है तब ले लो, थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन दूसरे का पैसा मैनेज करो तो नीड टू बी अल्ट्रा केयरफुल। गौतम, आपके साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे को कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियरली याद है, बिकॉज मैं भी उनको कोट करता हूँ और आपको क्रेडिट भी देता हूँ वैसे जब आप कोट करता हूँ। तो एक बात आपने कही थी कि 25 से ज़्यादा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। एम्पेरिकली इट इज़ प्रूवन कि इसके बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट एक्चुअली में डिसएडवांटेज आता है। ये बात एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बिकॉज जितने भी लोग कंसल्ट करते हैं ना, आते हैं, कंसल्ट क्या करते हैं, आते हैं,
उनके पास एवरेज में 70-75 स्टॉक है। तो इसको एक बार वापस से रिपीट और वापस से अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाहें कि जिनके पास बहुत है वो अब क्या करें और मैक्सिमम कितना होना चाहिए अगर मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हूँ। श्योर श्योर। सो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताब है ऑन इन्वेस्टिंग कॉल्ड अ रैंडम वॉक ऑन वॉल स्ट्रीट बाय बर्टन मलकील। उसमें एम्पेरिकल डेटा को यूज़ करके प्रूफ किया गया है कि जैसे एक पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स 20 से 25 के आसपास अप्रोच करने लगते हैं, the incremental volatility reducing benefits of diversification become near zero. So this is the sweet spot for an active investor or fund manager who's wanting to outperform the market. हमारे इंडिया फंड पोर्टफोलियो में और हमारे कंप्लीट सर्कल स्टेलेवल पीएमएस पोर्टफोलियो में भी इसी रेंज में हम ऑपरेट करते हैं 20 से 25 स्टॉक्स के बीच में. At this level of diversification, the number of companies you need to know thoroughly is still manageable, and you have captured 100% of the benefits of diversification. तो इसलिए ये स्वीट स्पॉट है हमारे दोनों फंड्स में. और इसमें मैं एक रिसेंट एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ उसका फायदा. सबसे बड़ा फायदा क्या आता है? हाँ. जब आप मान लीजिए 25 स्टॉक लेते हो विद 4% वेट ईच, ठीक है. नाउ द फ्यूचर बाय डेफिनेशन इज अननोन, एंड अननोन्स कीप ऑन हैपनिंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड इन द स्टॉक मार्केट. कोई भी कंपनी में, जैसे मैंने नई किताब में भी लिखा है कि सन फार्मास्यूटिकल्स, इन्फोसिस, बहुत सारे दिग्गज शेयरों में भी बहुत सारे इश्यूज अननोन अचानक से इश्यूज आ गए थे जी इन 2018-19, और वो शेयर्स 20-25% 2 दिन में गिर गए थे. हाँ. जब आप 4% पोजीशन साइज में शुरुआत करते हो, मान लीजिए अगर कोई खराब खबर, अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज निकल गई, शायद 20% गिर भी गया, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो इंपैक्ट कितना हुआ? 4 into 0.2%, 0.8% का आपका एग्रीगेट में. दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन इजीली रिकवर फ्रॉम. But when you over concentrate, if you're having suppose 5 stocks only in your portfolio as a public fund manager especially, one big blow up can drag you very in a very big way. So the key to success as a fund manager is you let your winners run, let your portfolio become very highly concentrated on its own over time, because अगर आपके losers जो हैं, अगर उसमें आप ऐड नहीं करते हो, लेकिन but if you let your winners run, तो over time आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स अच्छा आ गया है. इवन दो यू विल सी कि हाफ द स्टॉक्स हैव बेसिकली डन नथिंग, द अदर हाफ विल टेक केयर ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो सीएजीआर. तो आपका जो विनर आप रन करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप ऊपर के लेवल पे और ऐड करोगे? हाँ जी. तो ऐसा सिचुएशन बताइए जब आपका विनर इज मेजॉरिटी ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, कितना तक जा सकता है मैक्सिमम? 20% तक मैक्सिमम. ओके. ये आपने अपने रूल बना रखा है? हाँ जी. या आप ये सजेस्ट भी करते हैं कि 20 से ऊपर मत करो? 15 से 20% जनरली. आई डोंट वांट एनी सिंगल प्रमोटर टू डिटरमाइन द लाइफ आउटकम फॉर माई सेल्फ और माई इन्वेस्टर्स. तो इसलिए 15 से 20% इज अ रीजनेबल अमाउंट. वहाँ पे आप ट्रिम कर लीजिए. मैं नहीं कहता आप एग्जिट कर जाइए. स्टार्ट ट्रिमिंग एंड टेकिंग सम प्रॉफिट्स होम. हैव सम, ऑलवेज मेंटेन डिसेंट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. बट दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव अगर ऐसा हो जाए तो. पर ये तो आप एज अ फंड मैनेजर बोल रहे हैं. बट एक आम आदमी, एक इंसान, एक एचएनआई, आम आदमी तो इतना शेयर नहीं लेता. एचएनआई जो है तो उसका तो क्वेस्ट है लेते रहना. उसको इतना आदमी बोल रहा है लेने के लिए, शेयर आता रहता है. तो उसके बाद 75 शेयर है. सपोज मेरे ससुर जी के पास 75 शेयर है. अभी करना क्या उनको बताइए. मेरे से रोज पूछते हैं वो, आप बता दीजिए क्या करना है उनको, मैं बता दूंगा. देखिए, अगर आप 100 शेयर होल्ड करते हैं, मतलब मान लीजिए 1% एलोकेशन में, अगर वो 1% एलोकेशन वाला शेयर 10 गुना भी हो गया, तब भी आपके, अगर 1000% भी बढ़ गया, तब भी आपका 900% भी बढ़ गया, तब भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न तो 10% नहीं बढ़ा ना. तो इसलिए मैंने नई किताब में भी इसका मैंने बहुत मेंशन किया अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एलोकेशन, बिकॉज 99% ऑफ इन्वेस्टर्स आई टॉक टू बात करते हैं कि क्या स्टॉक खरीदना है, बेचना है. कोई बात नहीं करता अबाउट हाउ मच शुड दे एलोकेट टू अ पर्टिकुलर स्टॉक. द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक शुड डिटरमाइन कि आप कितना उसमें एलोकेट करते हो. जो असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं कभी कभार, उसमें आपको हेविली बेट करना चाहिए. उसमें आप 8-10% तक भी जा सकते हो. जैसे हमारे पीएमएस में हम लोग एक स्टॉक को अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं. इट इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस. इट्स अ मर्जर आर्बिट्राज स्पेशल सिचुएशन, जिसमें अभी 30% से ऊपर का मर्जर आर्बिट्राज डिस्काउंट अवेलेबल है. तो हम लोग उसको अब अपने पीएमएस में इंक्लूड करने का सोच विचार कर रहे हैं. तो इतना बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको मिले इन दिस काइंड ऑफ एन एक्सपेंसिव मार्केट, these are the kind of bets you want to place heavy allocation on. 8 से 10% भी आप इनमें शुरुआत से ही जा सकते हैं. तो आइडियली क्या होना चाहिए कि हर एचएनआई को ये मानना चाहिए कि आप भी फंड मैनेजर ही हैं. Yes. आपको लग रहा है कि मेरा पैसा मैनेज कर रहा हूँ, आइडियली होना चाहिए कि मैं अपने फैमिली का पैसा मैनेज कर रहा हूँ. Yes. तो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ फंड मैनेजर रादर देन डूइंग रैंडम स्टफ विद योर मनी. So basically the fund manager of your family office. Simple. और अगर नहीं आता है वो करना, तो बुक तो है ना,
बुक पढ़िए, ऐसे सीख जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक यार. मैंने इसको ना अभी आपने भेजा था, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस बुक टू मी. मैं पढ़ा हूँ 25% तक पहुँचा हूँ, एंड आई एम रीडिंग वेरी स्लो. एक स्ट्रक्चर बताइए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूनिक बुक. मुझे याद है इस तरह का बुक मैंने आई थिंक नवल रविकांत, उनका एक बुक मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने अपने सारे फिलोसॉफीज़ को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू बुक में डाला था. वेरी अमेजिंग बुक व्हाट इज रिटन. सिमिलर काइंड ऑफ मुझे ओरिएंटेशन इसमें लगा, मे बी इट विल बी डिफरेंट. आपने थोड़ा बीच में एलैबोरेट भी किया है. तो इस बुक में क्या है जो हर इंसान को पढ़ना चाहिए? Right. So the making of a value investor is simply my personal investment diary published into a book format. ये किताब में मैंने 2018 से मार्च 2020 तक की जो बेयर मार्केट थी इंडियन स्मॉल कैप मिड कैप में, उसमें मेरा जो अनुभव, जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस, जो भी मैंने सीख ली उस एक्सपीरियंस से, और जो भी मेरे साथ हो रहा था उस दौरान, मैं सब कुछ इसमें एकदम ओपनली शेयर किया है. और एक चीज़ मैं सीख गया हूँ विवेक भाई लाइफ में, कि टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ और इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, the key is to be authentic. Because जब आप अपने आप को, when you know share your vulnerabilities, your weaknesses, your failures, then basically that is when you get feedback from people and you use that feedback to improve yourself. This is what people actually should do. Because देखिए ट्विटर में या सोशल मीडिया इन जनरल में लोग जो अपने को जैसे प्रदर्शित करते हैं, परफेक्ट लाइफ चल रही है, परफेक्ट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, वैसा लाइफ, रियल लाइफ इज नॉट लाइक दैट. तो आपको बोथ योर सक्सेसेस एंड फेलियर्स को लोगों से शेयर करना चाहिए. सेलिब्रेट योर सक्सेसेस बट ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स. आई थिंक दिस इज वेयर दिस बुक विल बी ग्रेटली हैंडी फॉर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, की क्या क्या गलतियां जो मैंने की थी 2017 में, वो जो नहीं करनी चाहिए टू डू वेरी वेल इन अ बेयर मार्केट. दूसरों की गलतियों से सीखना इज सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग. लवली, मज़ा आया गौतम. पहले वीडियो में हमने बहुत कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन की थी, इसलिए मैं आज चाहता था आज अपने पार्ट 2 बनाए. लेट्स नॉट रिपीट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑल ओवर एंड शेयरिंग दीज लवली वर्ड्स फॉर अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू दोस्तों, तो ये था इंटरेक्शन गौतम के साथ में. गौतम बुद्ध एक गौतम थे जिनको विजडम मिली थी, बहुत अच्छा. और यहाँ गौतम है जो कलकत्ता से उभर के यूएस में कमाल कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर ही विल बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड. तो आप शुरुआत कर सकते हैं इनकी बुक से. दिस इज़ मस्ट रीड, एज आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड एंड कीप ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. और ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि लास्ट में कि पढ़ के कैसा लगा. अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. आई एम लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड दिस गोइंग टू बी ग्रेट जर्नी फॉर मी. थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक रुकने के लिए. शाबाशी दीजिए अपने आप को. और ये बुक का आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा. इन केस अगर आपको ढूंढने में मेहनत नहीं करनी हो तो लिंक भी रहेगा नीचे. यू कैन, एंड प्लस आई विल ऑल्सो मेंशन वो जो बुक्स इन्होंने कहा ना, उसका भी एक मैं बास्केट बना के डाल दूंगा. इन केस you want to order all the books, you can use that link if you want to. Thank you. मिलते हैं बहुत जल्द in another video. Take care. जय हिंद. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.